Students, let's start our new chapter, Tribals, Dekus and the Vision of a Golden Age. Our new chapter, fourth chapter, Tribals, Dekus and the Vision of a Golden Age. In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from slavery of Dekus, outsiders. Soon, thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. And tribals, Dekus and the vision of a golden age, that is Adivasi, Deku and एक स्वर्ण युग की कल्पना. 1895 में a man named, एक मैन है, उसका नेम है बिरसा. ठीक है, बिरसा was seen, वो रोमिंग कर रहा था. एक आदमी, मतलब बिरसा नाम का एक आदमी जो झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया था. ठीक, 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया था. लोग कहते थे कि उसके पास कुछ मिराकुलस पावर है, मीन्स कि कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं. वो सारी बीमारियाँ, ही कुड क्योर ऑल डिसीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, ये वो सारी बीमारियाँ दूर कर सकता था और जो ग्रेन्स है उसको कई गुना बढ़ा देता था. जो ग्रेन्स होते हैं उसको कई गुना वो बढ़ा दिया करता था. बिरसा ने खुद ये ऐलान भी कर दिया था कि उसे भगवान ने, उसे गॉड ने लोगों की सिक्योरिटी, लोगों को सेव करने के लिए भेजा है कि उनके ट्रबल से उनकी रक्षा की जा सके. और उनको दीकुओं, या कहते थे उनको दीकूस, जो आउटसाइडर के लोग थे, उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है. भगवान ने उसे लोगों की रक्षा और उनकी जो दीकू थे, जो बाहर के लोग आए थे, उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है. कुछ समय के भीतर ही हजारों लोग बिरसा के पीछे, मतलब थाउजेंड्स लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और बिलीव और ये मानने लगे कि वो भगवान है, वो गॉड है. एंड हैड कम टू सॉल्व, और वो सबकी प्रॉब्लम्स, वो उनकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा. जो बिरसा है वो भगवान है और वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही आया है. That Birsa was born in a family of Mundas. Birsa was born in a family of Mundas. Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur. But his followers included all tribals of the region, Santals and Orons. All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. That बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था. और अ ट्राइबल, मुंडा क्या था? मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप था जो छोटा
छोटा नागपुर में रहता था। मुंडा एक ट्राइबल ग्रुप था जो छोटा नागपुर में रहता था। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड बट बिरसा बिरसा के बिरसा के जो फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स में इलाके के दूसरे बिरसा के जो फॉलोअर्स थे वो इलाके के दूसरे रीजन से, मतलब दूसरे आदिवासी भी थे। लाइक उसमें संथाल और ऑरेंज थे, उराम थे। संथाल और उराम थे। इन हिंदी उराम एंड इंग्लिश उराम्स। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी। और ये सभी अपने मतलब डिफरेंट वेज में सब अपने हैप्पी थे, क्योंकि उनके आसपास आ रहे जो चेंजेस थे और जो ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था, जो ब्रिटिशर्स रूलर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो रूल थे उसके कारण मतलब उनके सामने बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी। जितने भी वहाँ पे लोग थे, जितने फॉलोअर्स थे जो ट्राइबल ग्रुप्स के थे, संथाल्स और भी ट्राइबल ग्रुप्स के थे, तो उनमें से डिफरेंट वेज में वो लोग अनहैप्पी थे। और जो चेंजेस हो रहे थे, चेंजेस दे वर एक्सपेक्टेड, मतलब जितने चेंजेस हो रहे थे उससे वो अनहैप्पी थे। और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे ब्रिटिश रूल में, प्रॉब्लम भी उन्हें बहुत फेस करनी पड़ रही थी ब्रिटिश रूल में। दैट their familiar ways of life seemed to be disappearing. Their livelihoods were under threat and their religion appeared to be in danger. इसमें क्या हुआ कि उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। आसपास के चेंजेस के कारण, चेंजेस जो हो रहे थे उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ, जिस तरह वो जीते थे वो फैमिलियर वे बिल्कुल सीम टू डिसअपीयरिंग, मतलब गायब होता दिख रहा था। और जो उनका लाइवलीहुड था वो खतरे में आ गया था। और धर्म, जो उनका रिलीजन था वो अपीयर, उनका रिलीजन भी डेंजर में आ गया था। उनका रिलीजन भी डेंजर में आ गया था और उनका जो लाइवलीहुड था वो भी अंडर थ्रेट में था। एंड जो फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ, जो फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ उनकी थी, जो वो पहले जीते थे, वो भी डिसअपीयरिंग हो गया था। What problems did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders being referred to as Dikus? And how did they enslave the people of the region? What was happening to the tribal people under the British? And how did their lives change? These are some of the questions you will read about in this chapter. That बिरसा कुछ प्रॉब्लम्स को हल करना चाहता था, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को सेट आउट करना चाहता था, रिजॉल्व करना चाहता था। जिन्हें डीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे, मतलब आउटसाइडर्स कौन थे, जिन्हें हम रेफर कर रहे थे डीकूज, वो आउटसाइडर कौन थे। उन्होंने रीजन के लोगों को स्लेव कैसे बना दिया, उन्होंने रीजन के लोगों को स्लेव, गुलाम कैसे बना दिया। और अंग्रेज़ों के मतलब कैसे, व्हाट वाज हैपनिंग इन द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के राज्य में ट्राइबल्स के साथ क्या हो रहा था, और ब्रिटिश के राज्य में ट्राइबल्स पीपल्स के साथ क्या हो रहा था। एंड ट्राइबल्स का जीवन किस तरह बदल रहा था, ट्राइबल्स की जो लाइफ थी वो किस तरह से बदल रही थी। इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पे सोचेंगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को रीड करेंगे। यू हैव read about tribal society last year. Most tribes had outcomes. You have read about tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. These societies
also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste society. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common types of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes. आपने यू हैव रीड आपने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा था और मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम मोस्ट आदिवासियों के कुछ कस्टम थे, रीति रिवाज थे, कस्टम से और रस्में थी, कुछ रस्में थी और कुछ रीति रिवाज थे दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण से उनके रीति रिवाज, कुछ रस्में, सब ब्राह्मण से उनके कस्टम्स और रिचुअल्स बहुत ही अलग थे। ब्राह्मण से उनके कस्टम्स और रिचुअल्स बहुत ही डिफरेंट थे। एंड these societies also did not have the sharp social division that were characteristic of caste society. और इन सोसाइटीज़ में ऐसे गहरे इन सोसाइटी में ऐसे गहरे सोशल डिविजन्स भी नहीं थे जो जाति पर, जो कास्ट पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। अगर आप इन सोसाइटीज़ की बात करें तो ट्राइब्स के कस्टम्स और रिचुअल्स ब्राह्मण से बहुत डिफरेंट थे, ब्राह्मण के कस्टम्स और रिचुअल्स से। सेकेंड, जो सोसाइटीज़ थी ऑल्सो डिड नॉट हैव दी शार्प सोशल डिवीजन, और जो सोसाइटीज़ में था ज़्यादा सोशल डिवीजन्स नहीं था कास्ट को लेकर, और वह कैरेक्टरिस्टिक मतलब कास्ट को लेकर ज़्यादा सोशल डिवीज़न नहीं था। लेकिन आज टुडेज़ की लाइफ में कास्ट को लेकर बहुत सोशल डिवीजन्स हैं। All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common types of kinship. मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो ट्राइब्स थे, ये जो बिलोंग करते थे सेम ट्राइब से, एक कबीले के लोग, एक ट्राइब्स के लोग, कुटुंब, ऑल दोज हु बिलोंग मतलब जितने भी लोग थे जो बिलोंग करते थे एक ही ट्राइब से, एंड हाउएवर these societies also did not have all those who belong to the same tribe, जितने लोग थे वो जो सेम ट्राइब से बिलोंग करते थे, thought of themselves as sharing common, all those who belong to the same tribe, जो बिलोंग करते थे सेम ट्राइब से, thought of themselves as sharing common types of kinship, वो अपने आप को मतलब वो लोग एक कुटुंब में बंधे होते थे एक साथ, जो सेम ट्राइब से बिलोंग करते थे वो एक अपने को एक कुटुंब में बंधे होते थे। एक काबिले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। वो लोग क्या मतलब सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते थे, एक ट्राइब के लोग, सब लोग, वो ट्राइब मिलजुल के रहता था और सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते थे। And however, this did not mean that there were no social and economic differences within tribe. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ट्राइबल्स के बीच में कोई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइबल्स को में कोई इकोनॉमिक और कोई सोशल डिफरेंस नहीं था। That our first topic is how did tribal groups live, and first topic is how did tribal groups live. How did tribal groups live? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. और 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल पीपल्स थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया के जो ट्राइबल पीपल्स थे वो इन्वॉल्व थे वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट टॉपिक,
और अंडर हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव, उसके अंडर हमारा फर्स्ट टॉपिक है सम वर झूम कल्टिवेटर्स. सम वर झूम कल्टिवेटर्स. Some of them practice झूम cultivation, that is shifting cultivation. कुछ झूम कल्टीवेटर्स थे और some of them, उनमें से कुछ लोग प्रैक्टिस करते थे, झूम कल्टीवेशन करते थे. और झूम कल्टीवेशन that is shifting cultivation. This was done on small patches of land, mostly in forest. और ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे किया जाता था, मोस्टली फॉरेस्ट में किया जाता था. द कल्टिवेटर्स कट दी ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन. दे स्प्रेड द ash from the firing which contain potash to fertilize the soil. They use the axe to cut trees and the hoe means kudal, to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. They broadcast the seeds, that is scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. अब क्या होता था? Some of them practice झूम cultivation, that is shifting cultivation. ठीक है, उनमें से जो कुछ ट्राइबल्स थे वो झूम कल्टीवेशन करते थे, झूम खेती करते थे, और जिसे हम शिफ्टिंग खेती कहते हैं. और आप अगर देखेंगे तो हिंदी में घुमंतू खेती कहा जाता है. इस तरह का जो कल्टीवेशन है वो मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे किया जाता था, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे किया जाता था और मोस्टली इन फॉरेस्ट में किया जाता था. द कल्टिवेटर्स कट दी ट्री टॉप्स, मतलब ये जो कल्टीवेटर्स थे जो वहाँ पर कल्टीवेशन करते थे वो ट्री टॉप को कट कर देते थे. ठीक है, पेड़ के ऊपरी हिस्से को काट देते थे, ऊपर पार्ट को काट देते थे, जिससे कि जो सनलाइट है वो नीचे ग्राउंड तक आए. और जो वो चीज़ें ऊपर हिस्सा काटते थे वो उसको जला देते थे, वेजिटेशन उस लैंड पे वो उसको जला देते थे. ठीक है, जहाँ पे वो कल्टीवेशन करना चाहते थे. आप कह सकते हो कि ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के जो ऊपरी टॉप पार्ट है उसको काट देते थे और ज़मीन पर भी जो उगी घास फूस है सबको लेकर जलाकर साफ कर देते थे, जलाकर साफ कर देते थे. इसके बाद वे घास फूस के जलने पर जो भी एशेस हमें मिलता था वो उस खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे. और इस राख में जो ऐश था उसमें पोटैश होती थी, जिससे कि मिट्टी फर्टिलाइज हो जाती थी, जिससे कि मिट्टी फर्टिलाइज हो जाती थी. वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन के ऊपरी सतह को खुरच देते थे. ज़मीन की जो ऊपरी सतह थी वो खुरच देते थे. वो डीप में कुड़ाई नहीं करते थे, मतलब खोदते नहीं थे ज़मीन को बिल्कुल डीपली. एंड कुल्हाड़ों से तो एक्स से पेड़ों को काटते थे और जो होए था होए कुदालों से ज़मीन की बस ऊपरी सतह को थोड़ा सा हटा देते थे, खुरच. एंड वे खेतों को मतलब जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में क्या करते थे, बिखेर देते थे. ठीक है, द ब्रॉड मतलब दे ब्रॉडकास्ट द सीड, दैट इज स्कैटर्ड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लॉइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड. मतलब प्लाव नहीं करते थे, सीड को लाइन वाइज नहीं बोते थे, वो स्कैटर्ड मतलब ऐसे ही छींट दिया करते थे, बिखेर देते थे. जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे वे काट कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे. मतलब एक बार अगर उस पैच ऑफ लैंड में
उनका क्रॉप तैयार हो जाता था, हार्वेस्ट करते थे, उसके बाद से पैक करके वहाँ से फिर वो चले जाते थे। फिर वहाँ से वो चले जाते थे दूसरी जगह। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक, मतलब कई साल तक फैलो फॉर सर्वल ईयर, मतलब कई साल तक उस फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो फील्ड, मतलब वो फिर से सॉइल रिकवर कर ले, फर्टिलिटी, फिर से मिट्टी में फर्टिलिटी आ जाए, इसलिए वो लोग उस फील्ड को छोड़ दिया करते थे कई सालों तक। फैलो मीन्स अनकल्टिवेटेड, मतलब वो लोग कई सालों तक अनकल्टिवेटेड उस लैंड को ऐसे ही छोड़ देते थे, जिससे कि जो सॉइल है वो फर्टिलिटी गेन कर जाए और वो लोग दूसरी जगह मूव कर जाते थे। Shifting cultivators were found in the hilly and forested tracts of northeast and central India. The lives of these tribal peoples depended on free movement within forests. The lives of these tribal peoples depend on free movement within forests and on being able to use the land and forest for growing their crop. That is the only way they could practice shifting cultivation. जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, जिन्हें हम हिंदी में घूमतू किसान कहते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते थे? वो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के हिली और फॉरेस्टेड एरियाज में रहते थे। हिली और फॉरेस्ट एरियाज में वो रहते थे। द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट and on being able to use the land and forest for growing their crop. This is the only way they could practice shifting cultivation. और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, इनकी जिंदगी सिर्फ जंगलों में फ्री मूवमेंट में गुजरती थी, मतलब जंगल से यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ करना और कल्टीवेशन करना, फसलों को उगाना और ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर ही उनकी लाइफ डिपेंड थी। आप कह सकते हो द लाइफ ऑफ दी जो ट्राइबल पीपल थे वो डिपेंडेंट थे और उनकी फ्री मूवमेंट थी, मतलब इधर से उधर वो घूमते थे, विद इन फॉरेस्ट में इधर से उधर घूमते रहते थे। ऑन बीइंग एबल टू यूज द लैंड, वो एबल थे, लैंड का इस्तेमाल करते थे, फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते थे और अपने क्रॉप्स को भी वहाँ पे ग्रो करते थे। और यही दैट इज द ओनली वे, इसी कारण से दे कुड प्रैक्टिस, यही था तरीका, मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी तरह वो प्रैक्टिस करते थे, इसी तरह जो वो घूमते रहते थे, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती, घुमंतु खेती। And our next topic is some were hunters and gatherers. Some were hunters and gatherers. That are B. Some were hunters and gatherers. हमारा B है some were hunters and gatherers. In many regions, tribal groups live by hunting animals and gathering forest produce. बहुत सारे रीजन्स में अभी भी जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, हंटिंग एनिमल, शिकार करते हैं एनिमल्स का, और गैदरिंग मतलब वो खाने की चीज़ें, मतलब गैदर करते, फॉरेस्ट से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती है उनको इकट्ठा करके अपना काम चलाते हैं, उनको इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, अपना काम चलाते हैं। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वो फॉरेस्ट, देश ऑफ फॉरेस्ट, वो क्या करते हैं, वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं, वो जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल मानते हैं। और जो खोन, द खोन वॉज सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, जो खोन है बहुत मानते हैं कि
They regularly na the Khon were such a community living in the forest of Odisha. वे जो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला मतलब एक ट्राइबल था जो खोंड था, ठीक है, इस तरह का एक समुदाय था। आप कह सकते हो खोंड एक कम्युनिटी थी जो कि उड़ीसा के जंगलों में रहती थी। They regularly went out on collective hunts and then divided the meat amongst themselves. और ये जो रेगुलरली क्या करते थे, इन वेंट आउट, ये रेगुलरली वेंट आउट बाहर जाते थे कलेक्टिव शिकार करने के लिए, और देन डिवाइडेड, और उसके बाद जब शिकार करते थे तो अपने मीट को, अपने शिकार को मतलब लोगों उस मीट को हर लोग पूरी टोलियों में डिवाइड करके वो लोग खाते थे, ठीक है। क्या करते थे, इस कम्युनिटी के लोग टोलियां बनाकर मतलब ग्रुप्स बनाकर निकलते थे शिकार पर, और जो हाथ में लगता था उसे आपस में बांट के खाते थे। They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. ये वो क्या खाते थे, वे जंगलों में मिले फ्रूट्स और रूट्स को कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, और कुक्ड फूड, वो कुक्ड करते थे फूड को, वे खाना पकाने के लिए कुक्ड करते थे फूड को, और मतलब ऑयल से कुक करते थे फूड, जो वो एक्सट्रैक्ट करते थे सीड्स ऑफ साल और महुआ के बीजों से जो तेल निकलता था उसका वो यूज करते थे कुकिंग में। They use many forest shrubs and herbs for medical purposes and sold forest produce in the local market. वो क्या करते थे, इलाज के लिए वो बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठा हुए चीज़ों को लोकल मार्केट में बेच देते थे, ठीक है। और सबसे इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को लोकल मार्केट में बेच दिया करते थे। The local weavers and leather workers turned to the khod when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their clothes and leather. To color their clothes and leather. That वो जब भी जो वहाँ के जो लोकल वीवर्स थे, वीवर जो बुनकर थे लोकल वीवर्स, और लेदर वर्कर्स थे जो लेदर का वर्क करते थे, वे टर्न टू दी खोन, लेदर का जो वर्क करते थे को कपड़े वो चमड़े की रंगाई, मतलब टर्न टू दी लेदर वर्कर्स थे जो टर्न टू दी खोन के जो वहाँ पे जो लोकल वीवर्स थे और जो लेदर वर्कर्स थे वो कपड़े मतलब क्लोथ और लेदर को कलर करने के लिए, क्लोथ और लेदर को कलर करने के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की उन्हें ज़रूरत होती थी, तो वे खोन ट्राइबल के लोगों से ही कहते थे। क्या होता था, जो लोकल वीवर्स थे और जो लेदर वर्कर्स थे वो खोन लोगों से टर्न टू दी खोन, वो खोन से क्या कहते थे, जब भी उन्हें मतलब खोन उनको सप्लाई करते थे उनकी नीड के अकॉर्डिंग, क्या सप्लाई करते थे, कुसुम एंड पलाश फ्लावर वो उन्हें सप्लाई करते थे, जिससे कि वो उन पे मतलब क्लोथ और लेदर में कलर लगा पाए, क्लोथ और लेदर्स में कलर का इस्तेमाल कर पाए। तो वो खोन ट्राइबल से कहते थे कि उन्हें पलाश और कुसुम के फूल चाहिए। From where did these forest people get their supply of rice and other grains?
ये from where did these forest people, ये जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्हें कहाँ से सप्लाई ऑफ राइस और अदर ग्रेन्स होते थे, मतलब उन्हें कहाँ से अनाज मिलते थे, चावल और अन्य अनाज उन्हें कहाँ से मिलते थे, इन ट्राइबल ग्रुप्स को, इन फॉरेस्ट पीपल्स को कहाँ से मिलते थे। At times they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. At times they exchanged goods. कई बार तो वो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। कई बार उनका काम क्या होता था कि उसको ये चीज़ चाहिए, उनको ये चीज़ चाहिए, तो वो चेंज करके काम कर लेते थे। एंड क्या वे अपने कीमती, मतलब वो अब वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे, मतलब वो अपने चीज़ों को देते थे, एक्सचेंज करते थे। और एक्सचेंज में क्या होता था, गेटिंग, मतलब जो उनको चीज़ चाहिए एक्सचेंज में वो मिल जाती थी। फॉर देयर, मतलब वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को देते थे, तब उन्हें वो एक्सचेंज की चीज़ मिल जाती थी। At other times, they bought goods with the small amount of earning they had. Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads for building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. That जब भी उन्हें कुछ फ्रॉमवेयर, उन्हें फॉरेस्ट में रहकर उन्हें राइस और अदर ग्रेन्स कैसे मिलते थे, और एट टाइम्स वो एक्सचेंज कर लेते थे गुड, गेटिंग, जो उन्हें चाहिए होता था उसके रिटर्न में वो कुछ वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे दिया करते थे, जिससे कि उनके यूजफुल की सामान उन्हें मिल जाता था। और एट अदर टाइम्स क्या करते थे, दे बॉट गुड, वो गुड्स को परचेज करते थे, विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड, मतलब गुड्स को वो परचेज करते थे, लेकिन उनके पास मतलब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रहता था उसको यूज़ कर वो गुड्स को परचेज किया करते थे। एंड परचेज, कई बार उनमें से कई लोग at other time they bought goods with the small amount of earning they had, जो उनकी स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग होती थी उससे वो कई बार उन्हें गुड्स खरीदना पड़ता था। और सम ऑफ देम डिड और जॉब्स इन द विलेज, कुछ लोग कुछ और जॉब्स करते थे विलेजेस में। एंड कैरिंग, और जॉब्स क्या थी, कैरिंग लोड्स को उठाते थे, बिल्ड करते थे रोड्स को, एंड वाइल अदर्स लेबर, और कुछ लोग तो लेबर बन गए थे किसानों के खेत के पीछे और किसानों के फार्मर्स के खेत में। अगर आप देखें तो इन लोगों को, उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे, और कई लोग क्या करते थे, अपने सर पर नौकरी करते थे और कैरी लोड करते थे। कई जो नौकरी वो करते थे उनमें से क्या थी नौकरी उनकी कि सर पर वो बोझ उठाते थे, और तो कोई रोड को कोई बिल्ड कर रहा होता था, और कई आदिवासी, कई ट्राइबल तो मतलब लेबर थे, बन गए थे, मतलब लेबर्स बन गए थे पीसन के खेतों में वो काम कर रहे थे, पीसन और फार्मर्स के खेतों में वो काम कर रहे थे कई आदिवासी। और when supply of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers। और जब जो सप्लाई होती थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वो कम हो जाती थी, कम पड़ जाते थे, तो ट्राइबल्स को लेबर वर्क के लिए या मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, उसे काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था। But many of them liked
many of them like the Baigas, like the Bagas of central India were reluctant to do work for others. The Baigas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of a Baga to become a laborer. यहाँ पे क्या था, कोई अपने सर पे बोझ उठाता था या कोई मतलब बिल्ड करता था रोड का, और कई लोग तो दूसरे मजदूर, कई लोग तो फार्मर्स पीसेंट्स के खेतों में मजदूरों का काम करते थे, आदिवासी लोग। जब उनका फॉरेस्ट सप्लाई कम पड़ जाता था तो इन ट्राइबल्स को मजदूर करना मतलब लेबर के वर्क के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारी कम्युनिटी थी, जैसे सेंट्रल इंडिया के बैगा मतलब औरों के लिए, सेंट्रल इंडिया के जो बैगा ट्राइबल्स थे वो दूसरों के लिए काम करने से बहुत कतराते थे, और बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, मतलब खुद को फॉरेस्ट का सन मानते थे, ठीक है, संतान मानते थे, चिल्ड्रन, जो केवल जंगल में, मतलब कि जो बैगा क्या मानते थे, पीपल ऑफ दी, वो केवल मानते थे कि हम जो जंगल के संतान हैं, केवल जंगल में जितनी चीज़ें उग रही हैं उन्हीं को खाकर हमें जिंदा मतलब हम रह सकते हैं। और मजदूरी करना बैगाओं के लिए मतलब अपमान की बात थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए क्या थी, अपमान की बात थी, वो मजदूरी नहीं करना चाहते थे। आप देख सकते हैं, बट मैनी ऑफ दी जो बैगा थे वो सेंट्रल इंडिया में रहते थे और वह रेलिकेंट टू डू वर्क फॉर अदर, वो दूसरों के लिए काम करने से बहुत कतराते थे। द बैगा सॉ, वो देमसेल्फ अपने आप को पीपल ऑफ दी फॉरेस्ट मानते थे, मतलब फॉरेस्ट का ही पीपल मानते थे या फॉरेस्ट की संतान मानते थे। एंड हु कुड ओनली लिव ऑन दी प्रोड्यूस, और जो वो ये मानते थे कि हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उसी पे डिपेंड होकर जिएंगे। एंड इट वॉज बिलो दी डिग्निटी, वो उनकी, अगर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो या लेबर बन जा रहे हो तो ये उनकी डिग्निटी के लिए, डिग्निटी का बहुत ही मतलब कि अपमान की बात होती थी, ये उनके लिए बहुत शर्म की बात होती थी, अपमान की बात होती थी। एंड द ट्राइबल ग्रुप्स often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. जो ट्राइबल ग्रुप थे often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. This led to their dependence on traders and money lenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Money lenders gave loans with which the tribals met their cash needs, adding to what they earned. But the interest charged on the loans was usually very high. So, for the tribals, market and commerce often meant debt and poverty. They therefore came to see the money lender and trader as even outsiders and the cause of their misery क्या करते थे जो ट्राइबल ग्रुप थे, जो चीजें आसपास प्रोड्यूस नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए ट्राइबल्स को मतलब खरीदना पड़ता था। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू, ट्राइबल ग्रुप्स को कभी कभी बाई और सेल करना पड़ता था इन ऑर्डर टू गेट द गुड्स,
that were not produced within the locality। मतलब जो उनके आसपास की लोकेलिटी में जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते थे उन गुड्स को कभी कभी उन्हें परचेज करना पड़ता था और कभी कभी उन्हें सेल करना पड़ता था। जो ट्राइबल ग्रुप्स है ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। जो उनकी लोकेलिटी में जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते थे, जो गुड्स उन्हें नहीं मिलते थे, उनको जब ज़रूरत होती थी तो उन्हें वो बाई करना पड़ता था। और सेल इन ऑर्डर टू बी एबल, उन्हें वो चीज़ों को बाई या सेल भी करनी पड़ती थी। ठीक है, जो चीज़ें उनके आसपास प्रोड्यूस नहीं होती थी उन्हें उसे हासिल करने के लिए ट्राइबल्स को खरीद या सेल भी करना पड़ता था। This led to their dependence on traders and money lenders। और इसकी वजह से वे कभी कभी जब उन्हें कुछ चीज़ खरीदना या बेचना, खरीद के दूसरों को बेचना, इसके लिए उन्हें कभी कभी क्या करना पड़ता था कि उन्हें ट्राइबल्स ट्रेडर्स थे वो This led to their dependence, वो ट्रेडर और मनी लेंडर्स पे डिपेंड रहते थे। इसकी वजह से वे कभी कभी ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पर डिपेंड हो जाते थे और ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स ऑफ सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। जो ट्रेडर थे वो बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और काफ़ी हाई प्राइसेस में चीज़ों को बेचते थे। मतलब जो बेचने की चीज़ें वो लेकर आते थे, थिंग्स बेचने की चीज़ें या थिंग्स को वो लेकर आते थे, थिंग्स फॉर सोल, और उस थिंग को वो बहुत हाई प्राइसेस में सोल्ड करते थे। एंड मनी लेंडर्स गेव लोन विथ विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड। और जो मनी लेंडर्स थे वो ट्राइबल्स को कर्जा देते थे, ट्राइबल्स को लोन देते थे, लेकिन उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। जो मनी लेंडर्स थे वो लोन देते थे ट्राइबल्स को कि वो अपने नीड्स को पूरा करें, बट कैश नहीं, एडिंग टू व्हाट दे अर्न। ठीक है, जो मनी लेंडर्स थे वो ट्राइबल्स को लोन देते थे, लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत हाई था, बट द इंटरेस्ट चार्ज जो लोन था वो बहुत हाई था। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन्स डेब्ट एंड पॉवर्टी। इसी तरह से जो मार्केट था और जो कॉमर्स था, कॉमर्स और मार्केट एंड कॉमर्स ने ट्राइबल्स को बहुत लोन और गरीबी में ढकेल दिया, ट्राइबल्स को डेब्ट और पॉवर्टी में क्या किया, ढकेल दिया। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर, और लिहाजा वे मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को ही वो एविल आउटसाइडर्स कहते थे एंड द कॉज ऑफ देयर मिस्ट्री। और सारी मुसीबतों की जड़ उन्हीं को मानते थे, सारी मुसीबतों की जड़ वो किसको मानते थे, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को वो सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। देन our next topic is some herded animals. Some herded animals. Many tribal groups lived by herding and rearing animals. जो many मतलब our next topic is some herded animals. मतलब कुछ लोग जानवर पालते थे, कुछ लोग क्या करते थे, कुछ जानवर को पालते थे। Many tribal groups lived by herding and rearing animals. बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स लिव बाय हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स। वो क्या करते थे, अपनी जानवरों के समूह, वो ग्रुप्स ऑफ मैनी जो ट्राइबल ग्रुप्स थे लिव बाय, वो जानवरों को पालते थे, वो अपनी जिंदगी जानवरों को पालकर गुजारते थे। That they were pastoralists who moved, वे
pastoralists थे who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. वो क्या होते थे, वो चरवाहे थे जो अकॉर्डिंग टू द सीजन के हिसाब से अपने कैटल्स को लेकर या अपने हर्ड्स ऑफ कैटल्स को लेकर उनके ग्रुप्स को, जानवरों के ग्रुप्स को लेकर, जानवरों के ग्रुप्स को लेकर वो अकॉर्डिंग टू द सीजन यहाँ से वहां जाते रहते थे. मतलब वो पेस्टोलिस्ट थे, वो चरवाहा थे जो मूव करते थे अपने हर्ड्स ऑफ कैटल को लेकर और शिप को लेकर अकॉर्डिंग टू द सीजन वो मूव करते जाते थे. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. जब एक जगह की ग्रास पूरी तरह से जब खत्म हो जाती थी तो वो फिर दूसरी जगह पर मूव कर जाते थे, दूसरी जगह पे वो मूव कर जाते थे. One Gujjar of the Punjab Hills and the Labadia या Labadis of the Andhra Pradesh were cattle herders, and Gaddis of Kullu were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir reared goats. You will read more about them in your history book next year. आप इन ट्राइबल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे आप अपनी नेक्स्ट क्लास में. लेकिन ये ट्राइबल्स थे कौन? ये कहाँ पे रहते थे? पहला, पंजाब के हिली एरियाज में रहने वाले वन गुज्जर. पंजाब के हिली एरियाज में कौन रहता था? हिल्स में वन गुज्जर रहते थे. और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया जो थे वो कैटल हर्डर्स थे, वो गाय भैंसों के झुंड को पालते थे. ठीक है, मतलब जो पंजाब के जो हिल्स में वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश की जो लबाड़िया थे, जो कम्युनिटी, जो ट्राइबल ग्रुप था, वो गाय भैंसों को या कैटल के झुंड को पालते थे. और जो कुल्लू के मतलब गद्दीज ऑफ कुल्लू या कुल्लू के जो गद्दी ट्राइबल्स थे वो क्या करते थे? समुदाय के लोग, कम्युनिटी के लोग क्या करते थे? गड़रिया थे, मतलब शेफर्ड्स थे. और कश्मीर के बकरवाल गोट्स पालते थे. कश्मीर के बकरवाल गोट्स को पालते थे, रिएक्ट करते थे गोट्स को. एंड अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में आप इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंड our next topic, that is some took to settled cultivation. कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, मतलब कुछ लोग एक जगह खेती करते थे. That even before the 19th century, many from within the tribal group had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year, instead of moving from place to place. जो even before the 19th century, मतलब 19th century से पहले बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे had begun, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप एक जगह सेटल डाउन होना उन्होंने शुरू कर दिया था. और एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड, और वो कल्टिवेशन भी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. इन 1 ईयर आफ्टर ईयर, मतलब 1 साल 2 साल कल्टिवेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. और इंस्टेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के बदले उन्होंने कल्टीवेशन अपना स्टार्ट कर दिया. हर साल वो कुछ ना कुछ जो अलग अलग करके बोते थे. एंड they began to
उन्होंने जो ट्राइबल ग्रुप्स थे अब वो सेटल होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो हर साल वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, अब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करके मतलब हर एक साल उन्होंने कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया। हर एक साल उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया। And they began to use the plow and gradually got right over the land they lived on. और उन्होंने क्या किया, वे ग्रेजुअली दे बिगन टू उन्होंने हलों का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। वो हलों को यूज करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर, लैंड पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे और धीरे धीरे उन्हें उनके लैंड पर ग्रेजुअली उन्हें राइट्स मिलते जा रहे थे लैंड पर। जब वो एक जगह सेटल होने लग गए तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो प्लाव का यूज करने लग गए, हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें राइट्स मिलते जा रहे थे लैंड्स पर, जब एक जगह वो सेटल होने लग गए थे। And in many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, our land belonged to the clan as a whole. Clan as a whole. वे बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स में बहुत सारे कम्युनिटी में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। क्या होता था कि इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में जो मुंडास थे, मुंडास जो छोटा नागपुर के थे, द लॉन्ग बिलोंग टू द लैंड बिलोंग टू द क्लेन एज अ होल। जो लैंड उन्हें बिलोंग करती थी, जो लैंड उनकी थी, मतलब वो जो लैंड मुंडास की पूरी कम्युनिटी की वो लैंड हुआ करती थी। जो छोटा नागपुर में जो ट्राइबल ग्रुप्स जो कम्युनिटी रहती थी वहाँ जो लैंड थे वो पूरे काबिले का लैंड था या पूरी कम्युनिटी की उसे प्रॉपर्टी कह सकते हो, वो पूरी लैंड थी उनकी। All members of the clan were regarded as descendants of the original settler who had first cleared the land. कुल के सभी सदस्यों को आप कह सकते हो कि जो भी मेंबर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर। मतलब जो लोग यहाँ पर सबसे पहले आए थे, जो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे जमीन सबसे पहले साफ की थी काफिले की, जो यहाँ के मूल निवासी थे, मतलब कुल के जितने भी उस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी उस कम्युनिटी के मेंबर्स थे, उनमें से जो एक्चुअल मूल जो निवासियों का वंशज माना जाता था, मुंडा कम्युनिटी के पूरे लोगों को, टेक एग्जांपल ऑफ मुंडा कम्युनिटी के पूरे लोगों को उन मूल निवासी जो हमारे एंसेस्टर्स थे या उनको हम क्या मानते थे, उनके डायनेस्टी मतलब उनके वंशज हम मानते थे। हम अपने आप को उनके वंशज मानते थे क्योंकि हम मानते थे कि वही पहले आए थे और उन्होंने यहाँ पे लैंड क्लियर किया था। जो हमारे वंशज थे वो मतलब वंशज जो हमारे एंसेस्टर्स थे या डिसेंडेंट जो हमारे आए थे, हम जो हमारे एंसेस्टर थे वो पहले आए थे और हम उनके ओरिजिनल वंशज हैं। तो इस लैंड पे उन्होंने इस लैंड को क्लियर किया था, तो ये पूरा लैंड हम लोगों का है। ये पूरा लैंड किसका है? हम लोगों का है। एंड therefore all of them had right, इसीलिए उस पूरे लैंड पर मुंडास का ही राइट्स होता था। Very often some people within the clan acquired more power than others, or some became chiefs and other followers. और जो many people थे, आप कह सकते हो जमीन पर कहा गया कि लैंड पर सबका इक्वल हक है। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे,
जो क्लैन एक्वायर्ड, क्लैन मतलब जो कुल होता है, आपके कुल के हैं, ये लोग क्या करते थे कि औरों से ज़्यादा उसी कम्युनिटी के लोग में से कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे और कुछ कमज़ोर हो जाते थे। तो जो कुछ लोग ज़्यादा पावर हो जाते थे वो क्या होते थे, जो ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे वो चीज़ बन जाते थे, और जो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते थे वो उसके फॉलोअर्स बन जाते थे, वो उसके फॉलोअर्स हो जाते थे। एंड powerful men often rented out their land instead of cultivating it themselves. और जो पावरफुल मैन थे ऑफन रेंटेड आउट, जो पावरफुल, जो ताकतवर होते थे, जो पावरफुल होते थे, वे खुद खेती करने के बजाय, मतलब वो खुद खेती नहीं करते थे, कल्टीवेशन नहीं करते थे, अपनी ज़मीन को वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन को रेंट पर दे दिया करते थे, अपनी ज़मीन को वो रेंट पर दे दिया करते थे। एंड अपनी ज़मीन को वो रेंट पर दे दिया करते थे। Our next topic, that how did colonial rule affect tribal, next paragraph, that is British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santhal as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स गोंड और संथाल जैसे जो एक जगह ठहर कर रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स को, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने देखा 100 सेटल ट्राइबल ग्रुप्स, उन्होंने कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को सेटल देखा लाइक गोंड्स और संथाल, और उन्होंने कहा जो सेटल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं और वो ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं। देन हंटर गैदर, मतलब वो ज़्यादा सिविलाइज होते हैं हंटर गैदर से और शिफ्टिंग कल्टीवेटर से। हंटर गैदर जो घूम घूम के चीज़ों को ढूंढते हैं, शिकार करते हैं, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते हैं उनसे ज़्यादा वो सिविलाइज्ड होते हैं। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें वो क्या कहते थे, जो जंगलों में रहते थे उन्हें वो जंगली, वाइल्ड और सेवेज कहते थे, माना जाता था उन्हें जंगली और सेवेज। अंग्रेजों को, मतलब ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो लोग एक जगह सेटल्ड हो जाते हैं वो ज़्यादा सिविलाइज्ड बन जाते हैं, मतलब इन लोगों को एक जगह बसना चाहिए और सिविलाइज्ड होना चाहिए, एक जगह सेटल्ड हो जाए और वो लोग सिविलाइज्ड हो जाए। देन our next topic, that is how did colonial rule affect tribal life. How did colonial rule, जो colonial rule है वो कैसे affect करता है ट्राइबल लाइफ को। How did colonial rule affect tribal life? First, the lives of tribal groups changed during British rule. जो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ थी वो ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल आया तो वहाँ पे वो लाइफ उनकी बिल्कुल सी चेंज हो गई। लेट अस सी व्हाट दीज चेंज वर, हम देखते हैं कि ये चेंजेस कौन से चेंजेस थे। आवर फर्स्ट टॉपिक, मतलब अंडर द हेडिंग ऑफ हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ before the arrival of the British. Before the arrival of the British, in many areas, the tribal chiefs were important people. The tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. In some places, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. Under British rule, the functions and powers of the tribal chiefs
changed considerably. Considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out land, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional function. Their traditional functions. We will discuss this topic in next video.